अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वजीर आजम ने 19 दिन के बाद DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसी नाम की मंजूरी दी है जिसका फैसला आर्मी चीफ ने किया था, यानी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ही नए DGISI होंगे, मगर वो 24 दिन के बाद यानी 20 नवंबर को चार्ज संभालेंगे। पहले आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने समरी में मौजूद अफसरान के नामों में से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की बतौर DGISI तैनाती की मंजूरी दी है, जो 20 नवंबर से मौसर होगी, जबकि 19 नवंबर तक मौजूदा DGISI यानी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। और फिर इस नोटिफिकेशन के बाद वज़ीर आज़म हाउस से बाकायदा एक बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक आर्मी चीफ ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और ये मुलाकात वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान जारी उस मुशावरत का हिस्सा थी जिसके तहत ISI कमान की तब्दीली की टाइमिंग और नई DGISI की तैनाती से मुतालिक मुशावरत हो रही थी। बयान के मुताबिक इस मुशावरती अमल के दौरान वज़ारत दिफा से अफसरान की एक फहरिस्त मौसूल हुई और वज़ीर आज़म ने तमाम उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया, जबकि मुशावरत का फाइनल राउंड आज वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान हुआ और इस तफसीली मुशावरती अमल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की बतौर नए DGISI तैनाती की मंजूरी दी गई। नई DGISI 20 नवंबर से अपना ओहदा संभालेंगे। खुद वज़ीर आज़म हाउस के बयान में तस्दीक की गई कि नए DGISI की तैनाती के लिए इंटरव्यूज़ किए गए, मुलाकात की गई। इस हवाले से 14 अक्टूबर को द न्यूज़ में एडिट इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई और खबर के मुताबिक कि वज़ीर आज़म इमरान खान DGISI के अहम ओहदे के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अफसरान का इंटरव्यू करना चाहते हैं, मगर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 14 अक्टूबर को ही रद्द अमल दिया और अपने ट्वीट में लिखा कि नई DGISI की तकरीरी का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। एक मखसूस तबका इस मामले पर जो खेल खेलना चाहता है वो नाकाम हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नई DGISI के लिए इंटरव्यू करेंगे। उन ओहदों पर तैनाती से पहले मुलाकात एक उमूमी रिवायत है। इस अमल को भी मुतनाज़ बनाना इंतहाई नामुनासिब है, मगर आज अंसार अब्बासी की खबर दुरुस्त साबित हुई है। वज़ीर आज़म हाउस के बयान के मुताबिक मुजव्वज़ा लिस्ट में शामिल अफसरान के इंटरव्यू किए गए, मगर वज़ीर इत्तलात ने इन तफसीलात को मखसूस तबके का खेल करार दिया था। सिर्फ यही नहीं, जब से नई DGISI की तैनाती का मामला सामने आया था उस वक्त से हुकूमत न सिर्फ कन्फ्यूज थी बल्कि मुख्तलिफ वज़रा आए रोज़ इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात देते रहे। 6 अक्टूबर को वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद ISPR ने DGISI के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तैनाती का ऐलान किया, मगर वज़ीर आज़म हाउस खामोश रहा, हुकूमती तर्जुमान भी खामोश रहे, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन ने जन्म लिया। सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्म होने लगी। फिर अपोजिशन ने हुकूमत पर फौज की साख मुतासिर करने का इल्ज़ाम लगा दिया। उसके बाद हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि DGISI की तैनाती कानून के मुताबिक होगी। फिर सवाल हुआ कि क्या पहले कानून के मुताबिक नहीं हुई थी? फिर हुकूमती वज़रा बार बार मुख्तलिफ तारीखों का ऐलान करते रहे, यकीन दिलानी कराते रहे कि फ़ौज और हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे हैं और जल्द ऐलान किया जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका, नई तकरीरी का अमल शुरू हो चुका है। अब तक खबर नहीं आई है क्या समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो गई है? सारा जो है वो इन प्रोसेस है, एक आधे दिन में आपके सामने जो है उसकी सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। तो किसको अपॉइंट किया उन्होंने? प्राइम मिनिस्टर ने? कोई समरी आ गई है? अभी मेरा मतलब है ये प्राइम मिनिस्टर वो जा रहे हैं। जी बेटे, पहले कभी भी नहीं बना, क्यों बना? बेटे देखें, ये मसले होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार। प्राइम मिनिस्टर उसूल पर थे। एजाज यार तू ही अवार्ड ना ले लिया कर। मेरा मतलब है डोंट आस्क सिली क्वेश्चन, प्लीज डोंट आस्क, दिस इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन, डोंट आस्क सिली क्वेश्चन। दिस इज लास्टली नोटिफिकेशन का लोड हो जाएगा एंड ही सेड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन इन मिड सेक्रेटरी। कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रह जाती हैं और कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो वो इंशाल्लाह पूरी नहीं। हुकूमत में जो भी आप तैनाती करते हैं वो मुतनाज़ा होती है, चाहे आर्मी चीफ की हो, चाहे चेयरमैन नैब की हो। खटक साहब आज हो जाएगा नोटिफिकेशन सर? खटक साहब सर आज हो जाएगा नोटिफिकेशन सर? आज़म ने कहा कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है और इंशाल्लाह उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जल्दी होगी और इसके ऊपर पूरी तौर के ऊपर जो सिविल और मिलिट्री दोनों जो साइट्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं और इंशाल्लाह एक एतमाद की फ़िज़ा में ये फ़ैसला जो है वो होगा। शिबली साहब, आपके मुताबिक कब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? कितने पुरुमीद हैं? मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह
आज या कल में ये मसला बिल्कुल अपने इख्तिताम पसीर। देर सवेर हो सकती है, लेकिन मामलात सारे सेटल हैं और ठीक हो जाएगा। आज जुमे, अगले जुमे तक ठीक हो जाएगा। 8 दिनों में सारे मामलात सेटल हो जाएंगे इंशाल्लाह। नोटिफिकेशन का वो 1-2 दिन में हो जाना था, अगर पहले उसका बता दें उसमें होना है या नहीं होना है। उस हवाले से बातचीत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और किसी भी टाइम पर जो है उस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। मुझे नहीं पता, मैंने आगे आपको कहा था, उस वक्त मेरा ख्याल था हो जाएगा। ये मेरा ख्याल है, आप स्पोक्स पर्सन से पूछें, फॉरेन मिनिस्टर से पूछें या डिफेंस मिनिस्टर से पूछें। और आखिरी बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वज़ीर दाखिला से मैं आपका एहतराम करता हूँ, वो सवाल पूछे जो मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है। खुद हुकूमती वज़रा भी कन्फ्यूजन का शिकार नजर आया, मगर इस मामले में ट्विस्ट उस वक्त सामने आया जब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी आमिर डोगर ने काबीना इजलास के बाद दावा किया कि वज़ीर आज़म चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद चंद माह मज़ीद DGI रहें। प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ कैबिनेट के मेंबर्स को बिठाया और उन्होंने तफसील से बात की। उन्होंने ये कहा कि मेरे आइडियल ताल्लुकात हैं जनरल बाजवा से। किसी भी आर्मी चीफ के और प्राइम मिनिस्टर के इतने आइडियल ताल्लुकात नहीं हो, वो आज तक जितने मेरे ताल्लुकात हैं। ये भी कहा, जैसे आपने कहा, कि मेरी ख्वाहिश थी कि जो अफगानिस्तान का इशू है, और जाहिर है आप उसके डायरेक्ट मुतासरीन में से हैं और हमारा एक बहुत बड़ा रोल है उस सारे प्रोसेस में, तो जनरल बाजवा भी कुछ माह गुजार जाते हैं। जनरल फैज को भी कुछ माह रहने देते। हाँ, जनरल फैज वहाँ कुछ माह रह जाते, और ताकि इस सारी सिचुएशन में आप जानते हैं कि उन्होंने जब तक अफगान इशू सेटल नहीं हो जाता तो 4-6 माह तक उनकी तब्दीली ना हो, ये बात उन्होंने कही मीटिंग में। अब प्रोसेस ये होगा कि असम्बली वापस जाएगी, 3 या 5 नाम वहाँ से दोबारा नाम आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जी, थ्रू प्रॉपर चैनल, और फिर उसमें से एक नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर मंजूरी करके जी इंटरव्यू दे दिया। और फिर खबर आई कि पार्टी ने इस हवाले से आमिर डोगर से वजाहत मांगी है, यानी आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की राय से मुतालिक जो इख्तलाफ था उसे वज़ीर आज़म के करीबी साथी आमिर डोगर ने बज़ाहिर तस्लीम किया। और आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 19 दिन के बाद का जारी हुआ है, 19 दिन बाद जारी हुआ है, और वही फैसला हुआ है जो फौज की तरफ से किया गया, मगर तैनाती 24 दिन के बाद यानी 20 नवंबर को होगी और 19 नवंबर तक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ही DGI रहेंगे। अब सवाल ही उठ रहा है कि DGI की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मामला ठीक हो जाएंगे या फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में पड़ी दरार मजीद गहरी हो जाएगी, क्योंकि खुद हुकूमती इत्तेहादी इस हवाले से हमारे प्रोग्राम में सवाल उठा चुके हैं कि एक दफ़ा दरार पड़ जाए तो उसके असरात होते हैं। हमने मुतालिक हुकूमती वज़रा को इस हवाले से बात करने के लिए दावत दी, कोई दस्तयाब नहीं हुआ। हमारे साथ सीनियर साफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं, नून लीग से हसन इकबाल साहब मौजूद हैं जिन्होंने आज ट्वीट करके इस मामले पर तनकीद की है। दोनों से बात करेंगे। साफ़ी साहब, सबसे पहले आपने खबर दी थी, आपने कहा था वही फैसला होगा जो हुआ है, और आपकी खबर दुरुस्त साबित हुई, मगर जो तैनाती है वो 19 नवंबर तक फैज़ हमीद ही रहेंगे, उसके बाद होगी। साथ ही वज़ीर आज़म ने 3 इंटरव्यूज़ भी किए, तो कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म की चली है काफ़ी हद तक और उसके बाद फैसला किया गया। देखिए शाहज़ेब, मैंने साथ एक और बात भी की थी, और वो ये थी कि कुछ लाडले की कुछ निक्की निक्की ख्वाहिशात हैं, वो ख्वाहिशात पूरी हो गई, क्योंकि ये भी डिसाइड हुआ था आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक और वादे की भी खिलाफ वर्जी की गई है। क्योंकि जब मैं आपके सामने ये दावा कर रहा था कि जनरल नदीम अंजुम ही DGI होंगे, तो मेरी मालूमात ये थी कि ये बात तय पाई है कि इमरान खान साहब समरी से उन्हीं के नाम पे दस्तखत करेंगे और उन्हीं के नाम की समरी जारी करेंगे। लेकिन ये तय था कि उनकी फेज 7 के लिए या ये कि उनको पपेट ना समझा जाए, तो ये तय हुआ था कि उनके साथ उन 3 लोगों की मुलाकातें होंगी, लेकिन साथ ये भी तय था कि ये इंटरव्यूज़ नहीं होंगे, ये मुलाकातें होंगी और उसकी खबर या तस्वीर जारी नहीं की जाएगी। आज देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रेस रिलीज़ में मेरे ख्याल में उस कमिटमेंट की भी वायलेशन की गई। तो वो जो मैं आपसे अर्ज़ करता था कि निक्की निक्की ख्वाहिशात, तो वो निक्की निक्की ख्वाहिशात में एक तो ये फेज 7 के लिए इस तरह की मुलाकातें थी, और फिर एक इस तरह की चीज़ थी कि क्योंकि वो अपने काबीना में भी कह चुके थे और बाकी जगहों पे भी कह चुके थे कि जी अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट में और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के नए जो बाब खुलने के कंटेक्स्ट में जनरल फैज़ साहब का कंटिन्यू रहना ज़रूरी है। तो इसलिए
ये उसी फेस सेविंग या जो पहले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मौका अपनाया था उसको एकोमोडेट करने के लिए ये 19 नवंबर तक उनको कंटिन्यू रखा गया और इसी तरह ये मुलाकातें भी करवाई गई थी। सैयद सफ़ी साहब, फिर ज़ाहिर इत्तेहादी भी कह चुके हैं, हमारे साथ काबिल अली आगा साहब हों, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों, कि असरात होते हैं जब इस किस्म के मामलात हो जाएं। ये समझा जाए क्योंकि ज़ाहिर मुल्क में इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो मुआशी हों या फिर दाखिली हों या फिर खारजी हों, और बहुत ज़्यादा लाजमी है कि पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत सेम पेज पर रहे कि ये मामला अब हल हो गया है। ये समझा जाए, अगर जो आपका तज़किया है कि फेस सेविंग वाला मामला था बस वो ख़त्म हो गया। देखें, DGISI की तकर्री का मामला हल हो गया और बाकी जो पोस्टिंग थी उनका भी मामला हल हो गया, लेकिन ये कि आगे जाके हुकूमत के और मिलिट्री के रिलेशनशिप्स उसी तरह खुशगवार रहेंगे, मैं समझता हूँ कि तारीख़ हमें ये बताता है कि इस तरह नहीं होंगे। एहसान इकबाल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनको ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस तरह के मामलात का, कि देखें माजी में अगर कुछ होता भी रहा तो अमूमन इंडिविजुअल्स के माबैन होता रहा। अब के बार जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कुछ किया, तो पहली बात तो ये है कि उनके ख़िलाफ़ पहले से कोई भी इक़दाम नहीं किया गया था माजी की हुकूमतों की तरह। उनकी हुकूमत को तंग नहीं किया गया था, बल्कि वो ख़ुद कहते थे कि हम एक पेज पे है। और मेरे ख़्याल में जो फैसिलिटेशन इदारों की तरफ से इमरान ख़ान साहब की हुकूमत को प्रोवाइड की गई, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, बल्कि इदारों ने और इदारों के बाद शख्सियात ने इमरान ख़ान साहब की हुकूमत को खुशउस्लूबी से चलाने के लिए बहुत सारी बदनामियाँ भी अपने सर मोल ली। अब उसके जवाब में उन्होंने बिल्कुल एक नाजायज़ मामले पे स्टैंड लिया कि वो मामला जो कि जुलाई से उनके साथ डिस्कस हो रहा था, और एहसान इकबाल साहब यहाँ पे फिर बैठे हैं कि माजी में कभी वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस तरह के मामलात इतने पहले से डिस्कस नहीं हुए थे और सब कुछ तय पाया था। और सडनली फिर आर्मी चीफ तो इस माइंड के साथ गए थे कि सब कुछ तय हैं, तो उन्होंने आज तक वो अपने कैबिनेट को भी असल रीज़न नहीं बता सके, वो कौम को भी असल रीज़न नहीं बता सके, लेकिन 20 दिन तक उन्होंने न सिर्फ ये कि आर्मी चीफ को बल्कि मौजूदा DGISI को, जो कमिंग DGISI है उनको भी, वो 5 सीनियर जनरल जिनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुई थी उनको भी, और मैं समझता हूँ कि जनरल से लेके सिपाही तक पूरे इंस्टीट्यूशन को एक बड़े कर्व से गुजार दिया। और वो चीज़ें जो कि कभी भी इंस्टीट्यूशन नहीं चाहती, वो इस मामले में बड़े पॉजिटिव है कि उनके बारे में इसी तरह मीडिया में और सोशल मीडिया में डिस्कशन हो, तो वो हुकूमत ने वो मौका भी प्रोवाइड कर लिया। और उस डिस्कशन का, जिसका आज से महीना पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, उसका बाप प्राइम मिनिस्टर ने खोल दिया। तो अब यकीनन बहुत रिस्ट्रेंट दिखाई है इस दौरान मिलिट्री लीडरशिप ने, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो ज़ख़म पड़ गए हैं ये इतने जल्द मुंदमिल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहसान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमती वज़रा भी हमारे साथ मौजूद हों ताकि लाइव हम आपके सामने हुकूमत का मौक़िफ़ भी रख सकें। एहसान इकबाल साहब, आपने ट्वीट किया कि कोई मुझे ये मंतक एक्सप्लेन कर सकता है कि किस तरीके से जो 3 अहम पोस्टिंग्स हैं, नर्व सेंटर्स हैं नेशनल सिक्योरिटी के, पेशावर कोर, कराची कोर और ISI, वो ट्रांजिशन के अमल में रहेंगे 20 नवंबर 2021 तक। ये हुकूमत जो भी करती है वो मंतक के ख़िलाफ़ मालूम होता है। एहसान इकबाल साहब, आपकी को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये एक स्टैंड लिया कि जी ड्यू प्रोसेस के तहत मामला होगा, जो कि वज़रा कहते नज़र आए, फवाद चौधरी साहब ने कहा था, और फिर वो ड्यू प्रोसेस के तहत हुआ। उन्होंने 3 लोगों को इंटरव्यू किया, जैसा कि आज नोटिफिकेशन में बताया गया है। उसके बाद फैसला हुआ 19 नवंबर से तैनाती होगी। आपके ज़माने में नोटिफिकेशन मुस्तरद होते थे वज़ीर-ए-आज़म हाउस के, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन हुआ, उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया है, तो आप खुश नहीं हैं? देखिए शाहज़ेब, गालिब आज से बहुत पहले इस हुकूमत को विजुअलाइज करके कह गए थे, रोज इस शहर में एक हुक्म नया होता है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है।
सवाल यह है कि आप अगर कहीं तहसीलदार की, डिप्टी कमिश्नर की, पटवारी की पोस्टिंग ट्रांसफर का क्राइसिस पैदा कर दें, वो मैनेजेबल है। पाकिस्तान जो इस वक्त एक नहायत ही संगीन सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के अंदर है, हमारी मगरबी सरहदों की जो सूरत हाल है, जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो इंटरनल सिक्योरिटी के पिछले कुछ माह के अंदर हमें चैलेंजेस दरपेश रहे हैं, जैसे मैंने अपनी ट्वीट में भी कहा कि पाकिस्तान के ये तीनों नर्व सेंटर्स जिनको इस हुकूमत ने 6 हफ्ते के लिए मफलूज कर दिया, 6 अक्टूबर को फैसले हुए, अब 20 नवंबर तक तकरीबन 6 हफ्ते का पीरियड है। ये 3 नर्व सेंटर्स या कमांड सेंटर्स, एक पेशावर कोर जो कि अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका इलाका, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से मुल्हिक है, नहायत सेंसिटिव है। इसी तरह कराची कोर जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स है हमारी मिलिट्री कमांड के अंदर, और फिर ISI जो कि हमारी प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसका एक बड़ा अहम रोल है इंटरनेशनल ग्लोबल जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है उसके हवाले से भी और इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से भी। आपने तीनों इदारों को 6 हफ्ते के लिए मफलूज कर दिया, एक ट्रांजिशन में गैर यकीनी सूरत हाल में डाल दिया। इसकी क्या मंतक क्या है? क्या डाल दिया? अगर DGISI रहेंगे फैज हमीद साहब, उनका तजर्बा है, वो अपनी जगह पर रहेंगे। जो बाकी पोस्टिंग्स हैं वो आज होनी थी या 19 दिन पहले होनी थी, तो 24 दिन बाद हो जाएंगी। वजीर आजम इस मुल्क का चाहता था कि जी मैं इंटरव्यू करके सिलेक्ट करूंगा कि कौन DGISI होना चाहिए, उन्होंने वही फैसला किया जो कि ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज थी, मगर इंटरव्यू करके किया और अपने आप को मुतमईन करके किया। तो इस मुल्क की जमहूरियत जिसके लिए आप बात करते हैं, उसमें उसके लिए क्या गलत हुआ एग्जैक्टली? मुल्क नाजुक सूरत हाल से आज भी गुजर रहा है, 2 साल पहले भी गुजर रहा था, 4 साल पहले भी गुजर रहा था, बट अगर एक वज़ीर आज़म ने ये किया है तो क्या गलत किया है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा कि क्या गलत होता है, देखिए जब किसी के ऑर्डर्स हो जाएं कि वो पोस्ट आउट हो गया है, तो उसकी जो अथॉरिटी है, जो उसकी वहां पे कमांड है, वो एक ट्रांजिशन में आ जाती है, और जो नई लीडरशिप है वो आई नहीं होती, तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक बेयकीनी के अंदर होती है। जो नया चीफ हमारा आएगा उसकी क्या प्रायोरिटी है, वो कैसे चलाएगा, तो एक पूरा आपने सिस्टम को न्यूट्रल कर दिया। दूसरी बात यह है, क्या 72 साल में पाकिस्तान में पहली दफा DGISI की अपॉइंटमेंट हुई है? हमारे मुख्तलिफ अदवार में हुई है। आप इसका क्या करते हैं कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान कंसल्टेशन होती है, खामोशी के साथ एक नोटिफिकेशन हो जाता है और नया आने वाला कमांड लेते हैं, अल्लाह खैर सलाह। ये तो देखिए पहले दिन से जिस दिन ये हुकूमत आई है, हर तयनाती को इन्होंने कंट्रोवर्शियल किया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के आईनी तकर्रियां हो, चाहे वो चेयरमैन नैब की तकर्री हो, चाहे वो फौज की कलीदी तकर्रियां हो। मैं समझता हूं कि ये एक पैटर्न है जो हुकूमत की फैसला साजी की सलाहियत के बारे में एक तबसरा है कि ये किसी जगह स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कंसेंसस करने की सलाहियत नहीं रखते। ये इनकी नालायकी और बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान ने मैच इस वक्त जीत लिया है, न्यूजीलैंड को हरा दिया है और आसिफ ने ही विनिंग स्ट्रोक खेला, 2 रन बनाए हैं, जिसके बाद 135 का पाकिस्तान का टोटल पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गया है। बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था मिडिल ऑर्डर में, जिस वक्त हम शो शुरू कर रहे थे कि कहीं हम हार ना जाएं, 9 से ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट चला गया था, मगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को कन्विंसिंगली हराया है। 19वें ओवर में ये चेस कर लिया पाकिस्तान ने, 5 विकेटों से पाकिस्तान ने ये मैच जीता है। इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं वो लाइव मनाजिर हैं और पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए राह हमवार हो गई है। 2 मुश्किल टीमें थी, अफगानिस्तान भी अच्छा खेल रही है, मगर पाकिस्तान इंडिया को हरा पाएगा या नहीं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा पाएगा या नहीं। ना सिर्फ इंडिया के साथ बल्कि न्यूजीलैंड के साथ भी इमोशंस इन्वॉल्व हो गए थे, क्योंकि न्यूजीलैंड आखिरी वक्त में दौरा मुलतवी करके मनसूख करके पाकिस्तान से चली गई थी, जबकि उनको पाकिस्तान में खेलना था। और आज पाकिस्तान ने भारत के बाद न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दी है और आज बहुत ज़्यादा अच्छा हमें खेलते नजर आए। रिजवान भी ओपनिंग स्टैंड अच्छा दिया, बाबर आजम नहीं चल सके, मगर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में हमें नजर आया कि शुएब मलिक ने मैच को संभाला और आसिफ अली उन्हें ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। ना सिर्फ मैच को संभाला बल्कि एक्सेलरेट भी किया। उस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट 9 साढ़े 9 पर चला गया था और आसिफ ने छक्कों की बरसात की, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब हुआ है। आप जो मनाजिर देख रहे हैं ये लाइव मनाजिर हैं और मुझे याद है जब शुरू में डोमेस्टिक में और PSL में आसिफ ने अच्छा खेलना शुरू किया था तो एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे सब कहते हैं कि मैं बड़े मैच का खिलाड़ी हूँ। आज बड़ा मैच था, मैच फंसा हुआ था और आसिफ ने परफॉर्म करके दिखाया है। पाकिस्तान लगातार दूसरा मैच जीत गया है। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तो उस वक्त तवक्कात कम थी, आज बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बैटिंग में ज़रूर कुछ प्रॉब्लम्स आए मगर पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया। सिकू भाई कैसे देख रहे हैं?
देखिए बहुत जो इंतज़ाम ने बात की है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें हमारे टॉप ने कर दिया, मिडिल ऑर्डर ने कर दिया, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है फॉर द वर्ल्ड कप। ये हमारे जो जीत की तरफ हमारा जो सफ़र है इसको ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा कि सारे लड़कों ने परफॉर्मेंस की। अगर सारे सिर्फ 2 लड़कों ऊपर से परफॉर्मेंस करते रहते तो उसका मज़ा नहीं आता, मगर आज सब एक्सपोज हुए और सब ने अपनी अपनी जगह पे परफॉर्मेंस दिए। देखें आसिफ को हम सब क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, वो इसलिए कि उनको बहुत ज़्यादा चांस मिले थे, उन्होंने रन्स नहीं किए, मगर जो कॉन्फिडेंस था सेलेक्टर्स का या कप्तान का जो उनको लेकर आए और फिर खिलाया, उस पर भी हमने थोड़ा सा एतराज़ किया था कि हैदर अली को क्यों नहीं खिलाया, मगर आसिफ ने आज आकर बड़े मौके के ऊपर बड़े मैच में रन्स करके अपनी जगह को एक मुस्तहकम किया है और हमें कॉन्फिडेंस दिया है। और इसी तरह मैं मलिक के लिए कहूँगा कि मेरी हमेशा से शिकायत रही थी कि जी मलिक जो है मैच को फिनिश नहीं करते, आज उन्होंने मैच को फिनिश करके वो शिकायत भी दूर कर दी है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। और पूरे मतलब बॉलिंग से अगर हम शुरू करें तो बहुत ही ज़बरदस्त पूरी टीम की परफॉर्मेंस हर लिहाज से बेहतर रही है। और जो मेरे हिसाब से जो टर्निंग पॉइंट था वो हसन अली का रन आउट था विलियमसन का, वो बहुत अच्छा खेल रहा था और वो उस वक्त 100 रन थे और उस वक्त वो 6 से 7 ओवर रहते थे, तो मुझे था ये लंबा स्कोर ना खींच जाए, तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। शुएब भाई आपको क्या लगता है? आपकी तो मुझे लगता है कि सारी बातें ठीक हो रही हैं टीम सिलेक्शन के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से। शुएब भाई को दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। इंजी भाई इस वक्त आसिफ के ऊपर ज़ाहिर आखिर तक कॉन्फिडेंस दिखाना, शुएब मलिक का दोबारा टीम सेलेक्ट होकर टीम में वापस आना, आपके ख्याल में सारे दुरुस्त फैसले साबित हो रहे हैं? क्योंकि हर तरह सवालात उठ रहे थे, हारिस रऊफ पर सवालात उठ रहे थे, पिछले मैच में ज़बरदस्त डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की, ये सवाल उठता था कि जी वो माइंड अपना नहीं अप्लाई करते हैं एक दफ़ा प्रेशर में आने के बाद। आज क्या डिसिप्लिन था, ज़बरदस्त किस्म का बॉलिंग में, विकेटें भी ली, रन भी रोक रहे हैं, बैटिंग में जिस पर सवाल उठ रहे थे शुएब मलिक परफॉर्म कर रहे हैं, आसिफ अली परफॉर्म कर रहे हैं, यूनिट बना हुआ नजर आ रहा है। जी भाई नहीं शाज़ेब भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जी ये आसिफ पे थोड़ी सी शिकायत ज़रूर थी लोगों को कि जी ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, लेकिन जो सेलेक्टर्स के पास जिस तरह रिजवान और बाबर ओपन कर रहे थे और हफीज़ और मलिक 4 नंबर पे खेल रहे थे, हमें बीच में 2 ऐसे प्लेयर ज़रूर चाहिए थे कि जो बीच में आके ना बड़ी हिटें मार सकते हो, छक्के मार सकते हो, बाउंड्रीज मार सकते हो, तो हमें इस तरह के प्लेयर्स की ज़रूरत थी। ठीक है इनकी उससे पहले परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन ये कि पाकिस्तान में यही लोग बेस्ट थे और इनको सेलेक्ट किया, तो आज है ना आसिफ अली ने जो उसका रोल था कि और सारों से बड़ी बात मैं बाबर की कहूँगा कि इस टूर्नामेंट में भी 2 मैचेस में लग रहा है कि जी इन्होंने अपना बाबर ने प्लेयर्स का रोल क्लियर किया है कि जी किसका रोल कहाँ है, तो आसिफ अली ने अपना रोल बड़ा अच्छा निभाया और इंशाल्लाह पूरे वर्ल्ड कप में निभाता रहे। और देखिए ये शाज़ेब भाई जो बड़ा टूर्नामेंट आता है ना, जिस तरह ये T20 आया, प्रेशर वाला टूर्नामेंट आया, यहाँ एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत पड़ती है। और मलिक की शुएब मलिक जिस टाइम शुरू में सिलेक्ट नहीं हुआ था तो हमें सारों ने इस चीज़ पे कहा था, सारे लोगों ने कहा था, मैं भी उनमें शामिल था कि जी शुएब मलिक को वापसी आना चाहिए, इसलिए कि जी प्रेशर वाले जिस टाइम मैचेस आते हैं तो फिर कोई सीनियर प्लेयर है ना उसको हैंडल करता है कि प्रेशर को किस तरह हैंडल किया जा और आज नज़र भी आया मैं पाकिस्तान वालों ने इसमें 2 साल इन्वेस्टमेंट की थी और इसको आखिरी टाइम पे बाहर कर देते तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी मुनासिब चीज़ नहीं थी। शुएब भाई आपकी तो लग रहा है सारी बातें और ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, जिस प्लेयर की आप बात कर रहे थे वो परफॉर्म करता नजर आ रहा है, जिस टीम के खिलाफ जीतने की बात कर रहे थे वो भी परफॉर्म करता नजर आ रहा है। शुएब मलिक ने परफॉर्म कर दिया, आसिफ अली ने शानदार कारकर्दगी दिखा दी, हारिस रऊफ जबरदस्त परफॉर्म कर गए, कैसे देख रहे हैं आप? इस तरह करें मुझे चेयरमैन टीसी बना दें क्योंकि सारे डिसीजन में ठीक लेता हूँ। तो एक बात, दूसरी बात ये है कि देखिए पाकिस्तान टीम वो वाइड टीम है जिसके पास बैटर्स पूरे हैं, ऑलराउंडर्स पूरे हैं, इम्पैक्ट प्लेयर्स पूरे हैं। जो एक चीज पूरी नजर नहीं आई वो समझदारी है कप्तान की, वो नजर नहीं आई। वो इससे नजर नहीं आया कि इतना बड़ा बैट्समैन हो के इतनी रैशनल शॉटें खेल रहा था। आज पता नहीं इसको क्या हुआ था, बाबर आजम लग ही नहीं रहा था। तो आज एक बड़ी बुरी पारी की उन्होंने, दूसरा फैसले बड़े गलत किए उन्होंने, बॉलिंग चेंजेस कोई जबरदस्त नहीं की उन्होंने, लेकिन फिर भी स्पिनर ने पकड़ लिया। स्पिनर के खिलाफ फंसना ही था उन्होंने न्यूजीलैंडर्स ने। लेकिन दूसरी बात यह है कि देखें पहले आप ओपनर आए हो, आराम से खेलो, रन बॉल खेलो, कोई मसला थोड़ी है, जल्दी थोड़ी है। टांग क्लियर कर रहा है और शॉट मारने की कोशिश कर रहा है, हर बॉल पे स्लॉगर बना हुआ है, वो गलती की बाबर आजम ने। दूसरी चीज क्या जरूरत है फखर को तीसरे नंबर पर भिजवाने की, तो जब वो स्ट्राइकर है, स्लॉगर है, वो बल्ला इतना सख्त पकड़ता है कि उसे हर बार छक्का मारना होता है। या उसको एज ओपनर खिलाओ या उसके नंबर 5 या 6 खिलाओ,
थोड़ा आसिफ से पहले, तो फिर बात समझ आती है। ठीक है, हफीज आता है तीसरे पे। दूसरा, इमाद वसीम को क्या जरूरत है ऊपर भेजने की जब आपके पास आसिफ अली है? तो मुझे समझ नहीं है, थोड़ी सी पाकिस्तान की ये लूप होल्स हैं जो पाकिस्तान ने गलती है, अदरवाइज पाकिस्तान वाज ऑलवेज विनिंग। मगर शेख भाई, आसिफ अली क्या जहां आना चाहिए था वहां नहीं आए? अगर शुरू में ऊपर आ जाते, जब रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, आसिफ अली ने वही किरदार अदा किया जो उनसे एक्सपेक्टेड है, ये बेहतर नहीं भेजा उन्हें? तो एक्सपेक्टेड ये है कि वो 30 बॉलें खेलें, 25 बॉलें खेलें, 22 बॉलें खेलें, अपना काम दिखा दें। ठीक है, लेकिन अहमद वसीम वाज एक्टिंग सो इमेच्योरली इन द बैटिंग। जब चौका लग गया, उल्टी शॉट मारने की जरूरत क्या है आपको? यार ये मॉम एंड डैड की क्रिकेट नहीं है। यहाँ पे आप आराम से प्लीज आइए, क्रिकेट को रिस्पेक्ट कीजिए। कुछ किसी टीम साउदी ने आउट थोड़ी किया, या ट्रेंट बोल्ट ने आउट तो थोड़ी किया किसी को, खुद ही आउट हुए। बाबर आजम तो खुद ही आउट हुए, किसी ने आउट किया है? और साहब, यानी कि आपके ख्याल में आज जो बैटिंग थी उसमें आपको लूप होल्स नजर आ रहे हैं, और ज़ाहिर है अगर एक हाई स्कोरिंग मैच होता तो और टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाए तो जो कंसर्न है कि जी मिडिल ऑर्डर कैसे परफॉर्म करेगा वो अभी तक मौजूद है, आप कह रहे हैं? शाहजेब, फ्लॉप नहीं हुआ। इतनी आसान विकेट पे बाबर आजम की क्या जरूरत कराने की? कुछ जरूरत है कराने की? आप खुद सोचो, इतना बड़ा बैट्समैन है, वो पहले तैयार खड़ा कि मैंने छक्का मारना है। वो बाबर का फोकस आउट है आज। जिस तरह फोकस हमारा इंडियन टीम के साथ था, उस तरह बाबर का फोकस नजर नहीं आ रहा था। दूसरा, वो बैट कैप्टनसी टू स्टैंड फखर इन नंबर 1 डाउन। वो देखो ना, उसे 3 ओवर रोक के खड़ा हो गया। वो 3 ओवर जब उसने रोक के, तो उसने प्रेशर बढ़वा दिया। अब वो प्रेशर हफीज पे ट्रांसलेट हो गया। ठीक है ना, वहां पे हफीज आए, रना बॉल खेले। ये रना बॉल क्रिएट है बॉस। यहाँ पे दुक्का तिक्का आप गेम को चलाते हैं, फिर मलक चलाता गेम, फिर आप फखर को भेजते, फिर आप आसिफ अली को भेजते, आपकी डेप्थ बढ़ जाती है। तो इन मेच्योर डिसीजन पाकिस्तान को जिस चीज से बचना है वो ये चीजें हैं जो मैं आपसे भी कह रहा हूँ। मगर आप इस बात पर तो कायम है ना, ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी? नहीं यार, ये तो मैंने पहले भी इंडियन टीवी पे बहुत बड़ी दफा बोल के बैठा हूँ। बड़ी दफा मैंने कहा उनको, मैंने कहा जी आप अंडररेट कर रहे हैं हमें, आप बहुत हवाओं में घूम रहे हैं। आपको पता लग जाएगा कि 2 ही आजम आपको इंशाल्लाह याद रहेंगे, एक कायदे आजम, एक बाबर आजम। और दूसरा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शाहीन शाह है, ये बाकी लोग हैं, हारिस है, ये अटैक करेंगे आप पे। और हारिस ने बेहतरीन बॉलिंग की आज, उसने क्या कमाल बॉलिंग की आज। और एट द सेम टाइम मैं इनको यही समझा रहा था कि पाकिस्तान इज अ फॉर्मिडेबल साइड। ये T20 नहीं हारती इतने आसानी से, और लेकिन ताकि पाकिस्तान बेवकूफियां ना करे जो आज की हैं। मगर शिव, एक बात अगर और बता दें, बॉलिंग में आपके ख्याल में अकलमंदी से नहीं यूज़ किया, इंटेलिजेंटली नहीं यूज़ किया आज बाबर आजम ने अपने सारे के सारे बॉलर्स को? देखें, हसन अली को लाने की जरूरत नहीं थी जल्दी। आप हफीज को लाते, गोरा फंसता है स्पिनर पे, आप हसन अली को लेट लाते, रिवर्स स्विंग रखते, बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था बाद में। आप शहीन शाह से 2 ओवर करवा दिए, ठीक है, अमाद से 2 ओवर करवा दिए, ठीक है। आपने हटाना था और हफीज को फौरन लाना था, और शादाब और हफीज ऑपरेट करते, तो वहाँ ये फंसे रहते, क्योंकि वहाँ पे वो रना बॉल खेल रहे थे। ठीक है ना, और डॉट जितना कराते रहे, बॉलिंग डॉट कराते रहे, और वो पैनिक करते रहे, जी पैनिक करते रहे, उन्होंने गलत शॉटें मारी, आउट हो गए। ये वो मैच नहीं था जहाँ पे अपने रन करना है बैटिंग लाइनअप को, जहाँ वो करेंगे फंसेंगे। तो आई थिंक मुझे लगा कि थोड़ा सा ये अनफेयरली थोड़ा सा कैप्टनसी थोड़ी सी इमेच्योर लगी। मुश्ताक साहब, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें इंप्रूव करने की हैं आज, जिस तरीके से बैटिंग लाइनअप थी, या फिर बॉलिंग यूज़ की है बाबर आजम ने, और या फिर जिस तरीके से उन्होंने खुद बैटिंग किया? मुश्ताक भाई, आवाज़ आ रही? मुझसे पूछ रहे हैं? जी दोबारा पूछिएगा, आपकी आवाज़ बहुत कम जी। बगैर जिस तरीके से बॉलर्स को यूज़ किया, या फिर जो बैटिंग लाइनअप थी, माद वसीम से पहले कि आसिफ अली आते हैं, या फिर खुद जिस तरीके से बैटिंग की, आज कहीं ना कहीं कुछ खामियां आज थी, वो जो परफेक्शन नजर आती थी भारत के खिलाफ, वो क्या नहीं थी जिस तरीके से बात की जा रही? नहीं, आई थिंक माय पर्सनल ओपिनियन इज कि उसने कैप्टनसी बहुत अच्छी की है आज। उसकी रीज़न बताता हूँ कि उसने अपने बॉलर को आज अच्छे तरीके से शफल किया है, और शफल करने से आप देखें 135 पे ऐसी टीम को जो कि नंबर 1 है वर्ल्ड रैंकिंग में, और 50 ओवर के फाइनल खेली हुई है, तो उनको 135 पे इन कंडीशन के ऊपर आउट करना बड़ा अच्छा था। जो कंडीशन बाबर को बैटिंग करने के लिए, बाबर के लिए थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल कंडीशन है ये, क्योंकि बाबर को पेस की ज़रूरत होती है। ही इज़ अ गुड टाइमर ऑफ द बॉल। तो न्यूजीलैंड, मैंने पहले भी
कहा था एक शो में कि वो अपना होमवर्क करके आती है। उन्होंने बाबर को मिडल एंड लेग पे बॉल लेंथ बॉल की है और उसको स्लो बॉल की है, उसको टाइमिंग नहीं मिली तो देन ही गेट फ्रस्ट्रेटेड, इसलिए उसने फिर वो शॉटें मारने की कोशिश कर रहा था। आई थिंक ओवरऑल देखा जाए बॉलिंग को उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। जैसे ही शदाब और अमाद बॉलिंग कर रहे थे, नीशम आया है, नीशम को आते ही लेफ्ट हैंडर आया तो उसने हफीज़ को लेके आया और हफीज़ ने आते ही पहले ओवर में विकेट ले ली है। तो आई थिंक ही प्लेड अ वेरी गुड रोल एज ए कैप्टन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बात कर रहे हैं, कभी कभी ये छोटा सा फेलियर अर्ली ऑन वर्ल्ड कप में आना ज़रूरी होता है हर प्लेयर के लिए। अगर आपने टूर्नामेंट जीतना होता है तो देन यू कैन गो बैक टू योर बेसिक्स बेसिकली। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छी चीज़ है। कई दफ़ा आपको ये थोड़ी से जो कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आते हैं प्लेयरों के दरमियान में, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है, कभी कभी वो छोटा सा फेलियर होता है, वो लॉन्ग टर्म्स के लिए आपकी टीम को बहुत फ़ायदा देता है, ताकि आप मेंटली फिर स्विच ऑन करते हो, फिर आपने वापस जाते हो अपनी बेसिक्स के ऊपर। तो आई थिंक ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन बहुत मुश्किल थी शारजा की पिच जो है। आप देखें विकेट टू विकेट बॉल, खिंची हुई लाइन पर बॉल करना और उसके ऊपर टाइम करना बड़ा मुश्किल था। ये तो आसिफ अली को आज क्रेडिट देना चाहिए कि उसने आते ही गेम को परे कर दिया। अगर वहाँ पर वो 2 छक्के ना मारता तो दैट कैन बी, अभी हम बैठे होते शायद कोई सिचुएशन डिफरेंट होती। तो आई थिंक यही पाकिस्तान के पास क्वालिटी है। और जो लेफ्ट हैंडर उसने अमाद को ऊपर भेजा था, वो उस वक्त सैनिटर और वो बॉलिंग कर रहे थे, सऊदी बॉलिंग कर रहे थे, वो लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो एज ए लेफ्ट हैंडर उसको उसने चांस लेने के लिए भेजा था। ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन उसने सही नहीं की, शॉट सिलेक्शन अमाद की सही नहीं थी, मगर आइडिया अच्छा था उसको ऊपर भेजने का। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर पैकेज देखा जाए, तो पाकिस्तान प्लेड ए वेरी प्रोफेशनल क्रिकेट। ऑल्दो जो बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डॉट बॉल ज़्यादा नहीं होने चाहिए शाहजेब, इसलिए कि डॉट बॉल जो होते हैं वो आपके ऊपर प्रेशर बिल्टअप कर देते हैं। इन पिचों के ऊपर सिंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आई थिंक लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर उन्होंने 135 किया है, बट देर 135 के बजाय वो 100 आपने 50 चेज करना होता है, बिकॉज उनकी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स बहुत तगड़े होते हैं। सिकू भाई, आपको लगता है कि कुछ बैटिंग ऑर्डर में या फिर बॉलर्स को यूज़ करने में कोई खामी रह गई? या 135 पे हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, डिसिप्लिन नज़र आ रहा था, 1-2 ओवर्स के अलावा, एक आज चौके के अलावा हमने कैचेस भी पकड़े, तो सब ठीक नज़र आ रही थी, बैटिंग भी ठीक थी, या कुछ ना कुछ लर्निंग है आज के मैच से, क्योंकि मैच बहरहाल फंसा? शाजिब, ये वर्ल्ड कप हो रहा है, यहाँ पे दुनिया की सारी टॉप टीमें आई हुई हैं, आपका मैच लड़ेगा, फंसेगा, थोड़ी जगह से आपको मिस्टेक्स ऐसी नज़र आएंगी, मगर ये पार्ट ऑफ द गेम है। हम इंडिया से इतना आसान मैच जीते हैं, इतना आसान मैच जीते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हर गेम हम इस तरह खेलेंगे। ये ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारी फील्डिंग, हम हसन के, मैं तो हसन अली का जो रन आउट है, जो इतना ज़बरदस्त उन्होंने किया, उसको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ, इसलिए कि उस वक्त विलियमसन खेल रहा था, वो बड़ा ख़तरनाक प्लेयर है, और उसके बाद 5 या 6 ओवर बाकी थे और वो बड़ा लंबा स्कोर कर सकता था। तो उसकी हमारी फील्डिंग वहाँ पर अच्छी थी। बाबर की जो बॉलिंग चेंजेस थी बहुत अच्छी थी, सब कुछ सही था। इतना भाई, एक बाबर आजम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़रा बाबर आजम की गुफ्तगू हम दिखा दें फिर वापस। और जिस तरह बिल्कुल जीत के हमेशा खुशी आती है और कॉन्फिडेंस आता है, और इसी कॉन्फिडेंस को लेके हम आगे जाएंगे। मेरे ख्याल से पूरी टीम एफर्ट थी, जिस तरह बॉलिंग हमने स्टार्ट की, जिस तरह स्पिनर्स ने स्टार्ट किया, उसके बाद शहीन ने, उसके बाद हारिस रऊफ आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की। तो ओवरऑल बॉलिंग साइड, और स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ फील्डिंग हमारी, तो फील्डिंग में हमने काफ़ी अच्छी की है, जिसकी वजह से इतना कम टोटल हुआ। Obviously, the compliments go towards the bowling lineup of Shaheen, Harris and the fielding effort of Pakistan team in this win. अगर आप वापस देखेंगे, जब मैच शुरू हुआ था तब आपकी एक प्लानिंग रही होगी कि अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो कम से कम रनों में रोकेंगे। क्या आप खुश थे इस टोटल से या चाहते थे और कम टोटल देना? मेरे ख्याल से 10 रन थोड़े से ज़्यादा हुए, कम हो सकता था, लेकिन क्रिकेट है, ये तो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन हमारा यही प्लान था कि जितना भी हो हम स्टिक करेंगे, और स्पेशली फिर बैटिंग में आए, और उसके बाद अर्ली ऑन विकटें गिरी, पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। उसके बाद फिर यहाँ पे क्रेडिट देना चाहता हूँ शुएब मलिक को, सीनियर जो प्लेयर हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो करवाया। उसके बाद जो आसिफ अली था, जो हमारा फिनिशर है, उसने आज मैच फिनिश किया। Asif Ali, Shoaib Malik, of course, all of them contributing in today's victory for Pakistan. 2 out of 2. और इससे बेहतर क्या स्क्रिप्ट हो सकती थी, और अगला मुकाबला और भी ज़्यादा अहमियत रखता है यहाँ से। तो किस तरीके का बात करने वाले हैं आप ड्रेसिंग रूम में, और क्या प्रेपरेशन रहेगी अगले मुकाबले के लिए? देखें, हर मैच क्रूशल मैच है और इजी मैच नहीं है, और कोशिश यही करेंगे कि डे बाय डे, मैच टू मैच हम खेलें, और जो हमारा कॉन्फिडेंस है उसको कैरी ऑन करें, और ऑन द डे अच्छी क्रिकेट खेलें, तीनों शोबों में परफॉर्मेंस करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाबर आजम गुफ्तगू कर रहे थे, खुश हैं अपने प्लेयर्स के हवाले से, एतमाद की बात कर रहे थे। इंजी भाई, आप कैसे देख रहे हैं? बाबर आजम का खुद
जो शॉट था, इसके अलावा जो जिस तरीके से जिस ऑर्डर में बैट्समैन को भेजा गया, बैटर्स को भेजा गया, वो आपके ख्याल में सही थे? सारे फैसले सही थे? शाहजेब भाई, इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश तो सारे टाइम रहती है क्योंकि जी लेकिन अगर हम ये समझेंगे कि जी हम मैच बिल्कुल जिस तरह सिकंदर भाई ने कहा है, सीकू भाई ने कहा है कि जिस तरह हम इंडिया से मैच जीत के सारे मैच इस तरह नहीं जीत सकते, ये अप एंड डाउन्स आएंगे। और बाकी जितने भी डिसीजन है तो कप्तान के मेरे ख्याल में जो उसने फील्डिंग में लिए थे कि अगर हम इसको आसान पिच कहें, अगर आसान पिच पे बॉलर्स ने और कप्तान ने अगर प्लान करके 135 पे आउट किए तो मेरे ख्याल में एक बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट थी जो नज़र आई सारों को कि न्यूजीलैंड की इतनी प्रोफेशनल टीम है और रैंकिंग में वो हर फॉर्मेट में ना पहले 2 से 3 नंबर्स में है, तो उसको 135 रन पे मैनेज किया तो मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट थी। और जहाँ तक बाबर आजम की आप शॉट की बात कर रहे हैं ना, देखें शाहजेब भाई, ये T20 है, आपको चांसेस ऊपर से लेने पड़ेंगे, आपको अटैक करना पड़ेगा और उस अटैक में आपकी विकेट भी जाएगी। लेकिन जो टीम पहले 6 ओवर को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करेगी ना, न्यूजीलैंड के हारने की वजह ये थी कि इन्होंने पहले 6 ओवर में अटैक नहीं किया पाकिस्तान को। शुरू के 6 ओवर में आप है ना प्रेशर में नहीं लेके आए। जिस टाइम आप T20 में पहले 6 ओवर को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो आप इतना अच्छी कारकर्दगी नहीं होंगे। बाबर ने कोशिश की थी, आउट हो गया उसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 6 ओवर में 50 रन करें, 1 विकेट और गिर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस 6 ओवर को यूटिलाइज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान का मैच भी इसलिए फंसा कि इन्होंने पहले 6 ओवर में इतना उनके ऊपर अटैक नहीं कर सके जितने की हमें ज़रूरत थी। बेशक एक आधी विकेट गिर जाए, हमने ये उनसे 11 तक जो उनसी हमारा हसन अली 9वें नंबर तक आ रहा है, ये बैटिंग लंबी इसीलिए है कि अगर हम दूसरी टीम पे प्रेशर डालेंगे तो कोई बात बनेगी और उस प्रेशर में हमारी विकेटें भी गिर सकती हैं। आके फ़खर ने भी अच्छी ट्राई की, हफीज़ ने भी अच्छी ट्राई की, मैं ये नहीं कह रहा किसी ने नहीं की। और जहाँ तक बैटिंग ऑर्डर का ताल्लुक है, अभी मुश्ताक ने बताया कि जिस टाइम इमाद वसीम को भेजा उस टाइम सऊदी और वो सैनिटर बॉलिंग कर रहे थे, दोनों लेफ्ट आर्म थे, राइट आर्म लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म थे। वो लेफ्ट हैंडर के लिए आसान होता है हिट मारने के लिए, तो वो चांस लिया था। जिस टाइम आप बास टाइम चांस लेते हैं तो उस टाइम वो ये नहीं है कि जी वो कामयाब भी हो जाए, आप डिसीजन लेते हैं लेकिन बास टाइम वो आपको पे नहीं करता। लेकिन ये नहीं है कि डिसीजन गलत था, उसका चांस ठीक था मेरे ख्याल में। और बाकी उसके बाद आसिफ अली ने आके जो रोल अदा किया, आसिफ अली फिनिशर नहीं है। मैं एक बात बताऊं, आसिफ अली मैच को बना सकता है, तेज़ खेल सकता है, हिट मार सकता है, लेकिन ये जिम्मेदारी शुएब मलिक की है और मोहम्मद हफीज़ की है कि ये मैच को ख़त्म करें, कि जो जितना इनका एक्सपीरियंस है और जिस तरह के ये प्लेयर्स हैं। और आज शुएब मलिक ने एग्जैक्टली उसी तरह किया क्योंकि उसने आसिफ अली, उसने ख़ुद भी अच्छा खेला लेकिन उसने आसिफ अली को मौका दिया कि जी वो हिटे मारे और उसने स्टे किया। मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो इंडिया के मैच के बाद भी थी, आज भी है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, बहुत पॉजिटिव चीज़ें नज़र आई। और सारों से अच्छी चीज़ जो नज़र आई वो बाबर आजम की कैप्टनसी थी कि वो अपने जो उसके हथियार हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर। और सिकू भाई आप ये बताइएगा कि एक होमवर्क ज़रूर नज़र आया पाकिस्तान के ओपनर्स में। पहले माजी में एक मसला था कि स्ट्राइक रोटेट नहीं करते थे, फ़खर जमान के साथ भी ये मसला रहा है, मगर रिजवान का और बाबर आजम का कॉम्बिनेशन में एक अच्छी बात यह है कि सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं जिस पर दूसरी टीम पर प्रेशर पड़ता है। आज न्यूजीलैंड की टीम ये होमवर्क करके आई थी कि इनको सिंगल लेने नहीं देने, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ा इनिशियली। देखो शाहजेब, जो मैचेस होते हैं ना वो मुख्तलिफ सिचुएशंस पे होते हैं। इंडिया की मैच की सिचुएशन टोटली डिफरेंट थी, पिच बड़ा अच्छा था, बल्ले पे गेंद आ रहा था, बैकफुट पे कितने ज़बरदस्त बाबर ने शॉट्स खेले, मतलब वो बल्ले पे गेंद आ रहा था। आज की सिचुएशन टोटली डिफरेंट थी, पिच पे डिफरेंट तरीके से गेंद आ रहा था और अगले मैच में हो सकता है और कुछ हो। तो आप एक ही सिचुएशंस के साथ नहीं जा सकते। कि अब मैं सारे अवाम को ये कहना चाहूँगा, क्रिकेट फैंस को, आप सिर्फ इंडिया की जो जीत है उसको अपने जहन में ना रखें कि हर मैच हम 10 विकेटों से, 9 विकेटों से, 7 विकेटों से वो पता नहीं क्या क्या कर देंगे। नहीं, हम इसी तरह लड़के जीतेंगे तो आप यकीन करें हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। जो ये परफॉर्मेंस है ये लड़के परफॉर्मेंस है और दिस इज़ अ गुड साइन। जब टीमें लड़ती हैं और लड़के जीतती हैं तो हमेशा आपको ये पॉजिटिव रहना चाहिए कि टीम लड़ रही है और ये अच्छा खेलेगी।
तो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो पिच डिफरेंट थी, जिसके वजह से आपको कुछ चीज़ें नज़र आई कि उससे शॉट्स नहीं लगे बाबर से। आप ये देखें कि जो रिजवान का फेवरेट शॉट है, जो ये खेलता है, जिसका हमें नाम नहीं पता, हमने तो उसको रिजवान स्पेशल उसका नाम दिया हुआ है, वो भी उससे नहीं लगे, इसलिए कि गेंद जो है पिच की वजह से वो डिफरेंट आ रहा था। और ये अगले मैच में हो सकता है और कुछ हो, तो वी हैव टू प्रिपेयर, मगर टीम को लड़ना है। और टीम को अगर अच्छी तरह लड़ेगा, कप्तानी अच्छी होगी। जो आप बार बार इमाद वसीम का जिक्र हो रहा है, वो बिल्कुल सही था, उसने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और एक चांस लिया। अगर वो कामयाब हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। यही चीज़ अच्छी कप्तान की होती है कि ही शुड टेक अ चांस और एक कुछ नई चीज़ करे, कोशिश करे, और अगर उसमें कामयाबी होती है तो वो कामयाबी होती है, नहीं होती नो प्रॉब्लम। दूसरों ने आके मैच फिनिश कर दिया। और मुश्ताक भाई, अब अगला मैच है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान जिस तरह खेला है अपना मैच, पावर हिटर्स ज़बरदस्त, बॉलिंग अटैक ज़बरदस्त, उस मैच को हम हल्का ले सकते हैं या आपके ख्याल में एक टफ मैच ही होगा? मैं सबसे ज़्यादा अगर फिक्रमंद हूँ शाहजेब तो अफगानिस्तान के मैच के, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है इस शारजा की पिच के ऊपर या दुबई की पिच के ऊपर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास 3 स्पिनर्स हैं जो तीनों के तीनों स्पिनर्स मिस्ट्री स्पिनर्स हैं। एक राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है, नबी है और एक और लड़का है। तो आई थिंक उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और वो बड़े अच्छा पूरी दुनिया में जाके उनके सारे के सारे लड़के लीग्स खेलते हैं, सारी इंटरनेशनल जितनी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है उनको खेलते हैं। उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है और उनकी बैटिंग में अगर देखा जाए तो उनके बैटिंग में भी बड़े बड़े डेंजरस प्लेयर हैं। वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर पाकिस्तान किसी भी मैच में, जैसे बाबर ने बड़ी अच्छी बात की है कि हर मैच को हम जो जीते या हारे उसको पीछे रख के अगले मैच के ऊपर प्रोसेस रखना चाहिए, अगले मैच का सोचना चाहिए। तो आई थिंक पाकिस्तान को थोड़ा सा शाहजेब होमवर्क करके जाना पड़ेगा अफगानिस्तान के स्पिनर्स के खिलाफ। राशिद को किस तरह आपने काउंटर अटैक करना है, मुजीब के साथ किस तरह खेलना है। आई थिंक इन पिचों के ऊपर एज ए बैट्समैन, एज ए बैटिंग यूनिट, जो आपका ग्रेविटी लेवल और आपने सीधे बैटों के ऊपर सीधे बैट के साथ ज़्यादा शॉट खेलनी है। जितना आप लो रह के यहाँ पे शॉटें मारेंगे आपका टाइमिंग और अच्छी हो जाएगी। तो आई थिंक अगेंस्ट अफगानिस्तान यू हैव टू गेट सिंगल्स, डबल्स, ताकि स्पिनर्स के ऊपर आपके डॉट बॉल्स भी ज़्यादा ना हो और आपके ऊपर प्रेशर बिल्टअप ना हो। तो आई थिंक पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट मैच जो मुझे लगता है वो अफगानिस्तान के खिलाफ होना है, क्योंकि वो भी इन कंडीशन को बड़ा अच्छा यूटिलाइज करते हैं। अभी आपने देखा है स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्होंने, चाहे वो जैसी मर्जी टीम है, उनके जितने भी प्लेयर हैं वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अब उनके खिलाफ उन्होंने 70 पे उनको आउट भी कर दिया और खुद 200 भी किया, हालांकि मुश्किल पिच थी। इसके बावजूद मैं बार बार इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि बाबर आजम की जो स्पीच है दैट रिमाइंड्स मी अगेन एंड अगेन, ही सेड टू द गाइज, हमने कंसिस्टेंट होने के लिए हमें पिछला मैच भूलना पड़ेगा और अगले मैच की तैयारी करने के लिए मेंटली वी हैव टू बी फोकस एंड वी हैव टू फॉरगेट दैट व्हाटएवर हैपेंस इन द लास्ट गेम। इंजी भाई, अफगानिस्तान, अब ज़ाहिर उनके स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं और हम देख रहे हैं कि इन पिचेस पर स्पिनर्स कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनके पास पावर हिटर्स भी अच्छे हैं, मगर पिछले मैच में नजर आ रहा था कि जो पेस था उन पावर हिटर्स के अगेंस्ट वो इतना ज़्यादा नहीं था स्कॉटिश टीम का। पाकिस्तानी टीम में 150 पर बॉलिंग करने वाले 2 बॉलर्स मौजूद हैं, तो उनके पावर हिटर्स और उनके स्पिनर्स और हमारी टीम, आपके ख्याल में एक टफ कॉम्बिनेशन होगा? शाहजेब भाई, किसी भी टीम को आप हल्का नहीं ले सकते, और जिस तरह भी मुश्ताक कह रहा था ना कि इनके जितने भी प्लेयर्स हैं ना वो सारी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, पूरी दुनिया में खेलते हैं। और हैरान कुन बात यह है कि जी कुछ इनके हाईएस्ट पेड प्लेयर हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए। सो हम अफगानिस्तान को किसी भी शर्त पे एक तो लाइट टीम नहीं ले सकते कि जी हम इनसे आराम से जीत जाएंगे। ये किसी भी टाइम अपसेट कर सकती है किसी भी टीम को। हमारे राउंड में सारे लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड 3 बड़ी टीमें। मैं कह रहा हूँ कि हमारे राउंड में 4 बड़ी टीमें, चौथी अफगानिस्तान की टीम है जो अपसेट कर सकती है, किसी भी टीम को हरा सकती है, पाकिस्तान को नहीं, इंडिया को भी। ये तो पाकिस्तान को बिल्कुल फोकस होकर खेलना चाहिए। और जहाँ तक आप हमारी बॉलिंग की, बहुत शुक्रिया आपका। अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो रहा है, मगर जश्न क्रिकेट में आप इन सब का तजिया सुन सकेंगे। जश्न क्रिकेट शहजाद इकबाल के साथ आप थोड़ी देर बाद हेडलाइंस के बाद मुलाहिजा करेंगे, जिसमें तफसील से पाकिस्तान की जीत पर अगले मैच में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।